Hey guys, welcome back to Kaishan Capital. I hope you're doing well. So today we will discuss about the disadvantages and little bit more advantages of a retail banking concept. तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको समझाया था रिटेल बैंकिंग क्या है। रिटेल स्टोर क्या होते हैं? आपके लाला जी की दुकान। लाला जी की दुकान पे जाते हो, भैया आटा दे दो, भैया मैगी दे दो, भूख लग रही है, भैया ब्रेड दे दो, है ना? जो चीज़ चाहिए, भैया दूध दे दो। तो एफएमसीजी का जितना भी सामान है आपको लाला जी की दुकान में मिल जाएगा। उसी तरह जो रिटेल बैंकिंग होती है, आपको यहाँ ये भी आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। ये भी लाला जी की दुकान है। सेविंग अकाउंट, एफडी, करंट अकाउंट, ठीक है? और क्या होता है? और क्या होता है? आरडी खुलवा लो, रिकरिंग डिपॉजिट। भैया मेरा एटीएम नहीं चल रहा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप नहीं चल रहा। तो इतनी सारी सर्विसेज जो होती हैं वो आपको बैंक देता है। सर्विसेज और बैंक डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट है और सर्विस है। अच्छा, बैंक आपको लोन भी देता है? हाँ देता है। अब ये कौन से लोन देता है? व्हीकल लोन, जिसे वीएल कहते हैं। ऑटो लोन, नेचर एक ही है, थोड़ा हल्का सा अलग होता है, कभी समझाऊंगा आपको अलग से। ऑटो लोन, होम लोन एचएल, अच्छा, हाउसिंग टर्म लोन, अच्छा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओहो, एल एफ, लैप, जिसे लैप कहते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन ये हो गया। और एक होता है आपका एजुकेशन लोन, एक होता है पर्सनल लोन, यानी और पर्सनल लोन हो गया। हाँ ठीक है। तो ये सब डिपॉजिट एंड सर्विस हैं और ये सब आपके लोन्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपने सुना होगा कि भैया इंडिविजुअल टर्म लोन ले लिया, आपने पर्सनल लोन ले लिया, आपने हाउसिंग लोन ले लिया, शादी के लोन ले लिया, एजुकेशन लोन ले लिया। अब मैंने अभी BMW खरीदी तो मैंने BMW के लोन ले लिया, मैंने थार खरीदी, थार के लिए लोन ले लिया। तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ व्हीकल लोन। तो व्हीकल लोन भी कौन देता है आपको? ये रिटेल बैंकिंग, ठीक है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो ऐसे पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम और भी ज़बरदस्त वीडियो लाने वाले हैं। अभी तो देखो हम घुसे हैं, अब हम असली बैंकिंग में घुस गए। अभी तो मैंने आपको प्रोडक्ट समझाए, बैंकिंग के प्रोडक्ट क्या होते हैं, सीसी क्या होती है, WCDL, उसके बाद टर्म लोन समझाया मैंने आपको, एलसी इतना ज़बरदस्त समझाया, इतनी वीडियोस पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेंगी। बैंक गारंटी आपको समझाया। तो हम हर चीज़ पे वीडियो लाएंगे। अभी सप्लाई चेन वगैरह रह गया, वो भी समझाऊंगा, कंसोर्शियम लेंडिंग, मल्टीपल बैंकिंग फाइनेंस, सब समझेंगे। उसके बाद हम इंश्योरेंस समझेंगे, फंड मैनेजमेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, हम हर चीज़ एकदम बारीकी से समझेंगे, ठीक है जी। तो ये सब आपका कंसेप्ट है रिटेल बैंकिंग का। आपने समझ लिया होगा, लाला जी की दुकान है, आपका डेली का धंधा यहाँ होता है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक होता है पासबुक। भैया मेरी ना पासबुक अपडेट कर दो यार, इसमें ना वो लास्ट डाटा आया नहीं, एक बार देख लो। दादी जी आपको दिखती है, भैया मेरे ना अकाउंट से मुझे पैसा निकालना है, भाई चेक लगा दो। तो चेक लगाने आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में नहीं जाते हो, चेक लगाने आप रिटेल बैंकिंग में जाते हो, लाला जी की दुकान पे। लाला जी लो हमारा चेक लगा दो, अच्छा ठीक है। तो चेक वेक लगाने भी आप यहाँ जाते हो, चेक बुक इशू करनी है, चेक लगाने और चेक बुक इशू करने भी यहीं जाते हो। अच्छा, मतलब ये सब डेली का जो काम है वो आपका रिटेल बैंकिंग से होता है। तो रिटेल बैंकिंग में मैंने आपको एडवांटेज बताया था, एक तो हाई स्विचिंग कॉस्ट है, हाई स्विचिंग कॉस्ट। हाई स्विचिंग कॉस्ट मतलब, मान लीजिए मेरा अभी जो सेविंग अकाउंट है, मान लो कोटक बैंक से चल रहा है। अब मैं बोलूँगा यार कोटक बैंक मुझे अच्छी सर्विस दे रहा है, रोज़ रोज़ मतलब कई महीने में एक बार मुझे फ़ोन करके पूछता है और जिनमें जी क्या हाल है, आपको हमारे सर्विस अच्छा लग रहा है, मतलब कस्टमर रिलेशन एक बिल्डअप है हमारा, ना रिलेशनशिप हमारा मेंटेन्ड है बैंक के साथ। तो मैं बोलूँगा भाई शुड आई स्विच टू अनदर बैंक, है ना? व्हाई शुड आई स्विच टू अनदर बैंक? तो मैं एचडीएफसी क्यों जाऊँ, मैं इंडसइंड बैंक क्यों जाऊँ? मेरा चल रहा है। तो इसमें हाई स्विचिंग कॉस्ट है। क्यों दिमाग मारना है? अपना सेविंग अकाउंट मैं बंद करूँ, करंट अकाउंट बंद करूँ, फिर किसी और बैंक में जाऊँ, वहाँ वहाँ स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है ना आपको। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो बैंक में, आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। मैं स्टैम्प ड्यूटी दूँ, फिर मैं इस क्या पता यहाँ पे मेरे पंगे चल रहे हो इन अकाउंट्स में, और इन अकाउंट्स में फिर मैं फोरक्लोजर चार्जेस दूँ, फिर मैं अपना चार्ज सेटिस्फाई कराऊँ अगर मैंने लोन लिया है तो। ये सब बहुत पंगा पड़ता है, इसलिए हाई स्विचिंग कॉस्ट होती है। सेकंड मैंने आपको बताया था, हाई इसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, यानी 4% पे एफडी अगर हम मतलब 4% हमने एफडी दी हुई है, तो किसी ने अगर हमारे बैंक में 1 लाख रुपए दिया है, तो 1 लाख का 4% कितना हुआ? 4,000 रुपये। पूरे साल का जो इंटरेस्ट है 4,000 हमें देना पड़ रहा है, सामने को दे रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी है। बट मैंने वही मान लो वही 1 लाख रुपए सामने लेंड कर दिए हाउसिंग लोन को, और हाउसिंग लोन का मतलब मोटा मोटा जो इंटरेस्ट परसेंटेज बनता है वो है 10%, 14%। तो मान लो यहाँ हमने 4,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया, 4%, और यहाँ हमने 14% का हमने इंटरेस्ट ले लिया। तो ये हो गया 4,000, ये हो गया 14,000। तो 4,000 माइनस 14,000, अच्छा, यानी करीब करीब कितना हो गया? 10,000 का मैंने नेट इंटरेस्ट मार्जिन खा लिया। खैर ये होता है इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट तो तब होता है, नेट मतलब कटा हुआ, तो इसमें से एक्सपेंस हटा के सब कुछ कटा के मान लो 8,000। तो 8,000 का तो मैंने, जो बीच का बर्गर होता है ना, बर्गर के बीच में जैम होता है, ये जैम जो एकदम क्रीम है हमारी,
ये हमारी 8,000 है। 8,000 बैंक की प्योर इनकम है। अच्छा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसी तरह थर्ड मैंने आपको बताया था, इसमें फ्रॉड्स कम होते हैं। क्योंकि फ्रॉड्स क्यों होते हैं? क्योंकि यार मैं खुद एक सैलरीड पर्सन हूँ। बेसिकली रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट आया था, वो आया था इंडिविजुअल्स को कैटर करने के लिए। अब मैं खुद एक सैलरीड पर्सन, मेरी बीवी बच्चे, मैं उनको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? मैंने कल को फ्रॉड कर दिया, जैसे विजय माल्या है, वो भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, अब बीवी बच्चों को लेके मान लो भाग गए, तो उन पर इतना पैसा है कि वो भाग सकते हैं। और उन्होंने लोन रिटेल बैंक से नहीं लिया था, वो कॉर्पोरेट्स में आते हैं, तो उन्होंने कॉर्पोरेट बैंकिंग वाली ब्रांच से लोन लिया होगा। हालांकि अकाउंट तो यहीं खुलता है, रिटेल बैंक के वाले ब्रांच में जाके अकाउंट खुलेगा, लेकिन जो उनका अकाउंट का जो नेचर है वो है कॉर्पोरेट बैंकिंग। अच्छा ठीक है, तो ये सब मैंने समझाया था, आप जाके हमारी एडवांटेजेस की वीडियो देखिए। और एक कंसेप्ट मैंने आपको बताना भूल गया, पांचवा जो एक एडवांटेज है वो ये है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल नहीं होता, सॉरी, वोलेटाइल नहीं होता मतलब, अब देखो जैसे मान लो आज ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, उसमें इजराइल भी घुसा पड़ा है, और उसमें यूएई की बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो घुसी पड़ी हैं, है ना? तो बम पे बम मारे जा रहे हैं। अब आप ये सोचो कि यार इकोनॉमी की तो ऐसी तैसी हो गई, मैं अपना जो मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, मैं लिक्विड मेरे सेविंग अकाउंट में मैं निकाल लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। कभी भी आपने देखा होगा, एस आई पीज लोग हटा देते हैं, इन्वेस्टमेंट रिडीम कर देते हैं, बेच देते हैं, है ना? एस आई पी रिडीम होती है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट होती है। तो एस आई पी रिडीम कर ली, इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट कर ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि लोग बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि लोगों का बैंक पे भी भरोसा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो ये वॉलेटाइल नहीं है। तो वॉलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, तो वॉलेटाइल तो है नहीं, आपका पैसा वैसे का वैसा ही है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस है। अब बैंकिंग इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि भाई डिसएडवांटेज बताओ। एडवांटेज तो सभी बताते हैं ना, कि मैं एसेंचर में काम करना क्यों चाहता हूँ, मुझे एचडीएफसी में काम क्यों करना है। आप तो एडवांटेज ही गिनाओगे सामने वाले के, जब इंटरव्यू में जाओगे वो बोलेंगे नहीं नहीं, एक बात सुन, तो इंटरव्यू देने हमारे बैंक में है, हमारे बैंक की बुराई कर। अब आपको उनकी बैंक की बुराई करनी है, तो भाई बी ऑनेस्ट, बुराई नहीं करनी है। इन द सेंस आपको बताना है सर आपकी नहीं यहाँ कमी है, आप हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को एक शब्द होता है रूट कॉज एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड RCA, रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की जड़ को पहले जानना और उसको जड़ से ख़त्म कर देना। जैसे चाणक्य नीति में आपने पढ़ा होगा, चाणक्य कहते थे कि अगर कोई पेड़ है वो बार बार उग रहा है और वो कांटे वाला पेड़ है, लोगों के पैर कट रहे हैं उससे, तो एक काम करो, उसकी जड़ों में मट्ठा डाल दो। मट्ठा यानी बटर मिल्क। बटर मिल्क मतलब छाछ मट्ठा, ये एक जैसा ही होता है सब कुछ। तो उसकी जड़ में डाल दो और वो चिड़िया मिडिया चढ़ जाएंगी और वो इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी उस प्लांट की, और वो जड़ से खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रूट कॉज एनालिसिस। तो वो मॉडर्न गुरु थे पहले, सबसे पहले मॉडर्न गुरु आई थिंक चाणक्य ही थे, जिनको हम मानते हैं। मैं खुद उनका बहुत बड़ा एक फॉलोअर हूँ। उनकी बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, चाणक्य नीति। 150-200 पेज की है, ज़बरदस्त कंसेप्ट है। मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, 4 से 5 बार पढ़ चुका हूँ, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। हर दिन 1 या 2 श्लोक वगैरह उनके पढ़ता हूँ। बहुत ज़बरदस्त उनकी नीतियाँ हैं, आप भी पढ़ें। तो आपको सामने वाले बैंक में जाना है, उनकी कमियाँ नहीं गिनवानी, आपको बोलना है सर हमें RCA करना है। तो पहला जो आपका डिसएडवांटेज है रिटेल बैंकिंग का, वो ये है हाई कॉस्ट है। हाई कॉस्ट, अब हाई कॉस्ट कहते हैं, सुनो, हर एक बंदे का, भले ही हर बंदे का इन्वेस्टमेंट अकाउंट ना हो, ट्रेडिंग अकाउंट और SIP ना हो, कुछ भी ना हो, बट उस बंदे का ना सेविंग अकाउंट ज़रूर होगा। चाहे वो जनधन योजना हो, कहीं भी उसको अकाउंट खुलवाना ही खुलवाना है। अच्छा, तो यानी मुझे हर जगह ब्रांच खोलनी पड़ेगी। अब भाई मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं कॉल तो करूँगा नहीं, हेलो सर मैं आपके बैंक में आ रहा हूँ, आपका बैंक तो है ही नहीं, वो तो फिक्टिशियस है, यानी मतलब अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। आपने पढ़ा होगा। सर आपका बैंक तो है ही नहीं, मैं कहाँ खुलवाऊँगा अपना अकाउंट, कहाँ खुलवाऊँ? तो अगर ब्रांच खुलवानी है तो बैंक को हाई कॉस्ट लगानी पड़ती है। अच्छा, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है यार, कि रिटेल बैंक में ना बहुत ज़्यादा कस्टमर है। इंडिविजुअल का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बेस है, मतलब मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स ने लोन लिया, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट बैंकिंग में ना फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, तो बैंक वहाँ ज़्यादा हाथ नहीं मारते कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को 20 करोड़ दे दिया, 30 करोड़ दे दिया। लेकिन इसमें बैंक ज़्यादा हाथ मारता है, क्योंकि पता ही है ये सैलरीड बंदा है, कहाँ भागेगा ज़्यादा ज़्यादा। तो हाई कॉस्ट है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है IT गवर्नेंस। ये है कि इतने सारे बंदों का, मान लो अब 1 लाख सैलरी होल्डर थे, सैलरी कमा रहे थे, अब उन्हीं सैलरी होल्डर्स ने 1 लाख अकाउंट खोल दिए, सेविंग अकाउंट। मेरे जैसे 1 लाख बंदे थे अलग अलग कंपनीज़ के, हमने कोटक बैंक में अकाउंट खोल दिया, सबका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। अब कोटक को ना वो अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक तगड़ा IT सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो यार IT का कॉस्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। और थर्ड थर्ड जो सबसे ज़्यादा तगड़ा वो है कि जो आपका ये होता है
हाई कॉस्ट ब्रांच हो गया, आईटी गवर्नेंस, और एक थर्ड जो आता है आपका ये आता है कि इसमें जो कस्टमर होते हैं ना उसको परेशान बहुत किया जाता है। सर आपके सेविंग अकाउंट में सर 17,000 रुपये हैं, सर थोड़ा बढ़ा लीजिए, सर थोड़ा बढ़ा लीजिए। आपके ना सर हमें हमें लगता है सर आपका ना कैनरा बैंक में भी अकाउंट है, तो सर वो तो अच्छा चल रहा होगा, सर हमारे कोटक बैंक में ना थोड़ा पैसा ट्रांसफ़र करा दीजिए, थोड़ा बैलेंस बढ़ा दीजिए। मतलब आपका एक तरह से बैंक का, तो आप बोलोगे यार उसमें तो बैंक का ही फ़ायदा है ना? जितना जितना अमाउंट हमारा कोटक रखेगा आगे लैंड कर पाएगा, बट आपका फ़ायदा भी उसमें है। एक काम करो, अगर मान लो कैनरा बैंक आपको 4% दे रहा है पर एनम इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट पे, और आपका कोटक बैंक आपको 5% दे रहा है, तो क्यों ना थोड़ा पैसा निकाल के यहाँ डाल दो, 1% का मार्जिन आप भी कमा लो, और बैंक भी जो जो पैसा आप कैनरा से उठा के यहाँ डाल रहे हो वो बैंक पैसा आगे लगा देगा कहीं ना कहीं। तो ये है इसका डिसएडवांटेज कि परेशान बहुत करते हैं ये लोग। बाकी इसका आई थिंक डिसएडवांटेज तो है नहीं कोई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और हाँ, रिटेल बैंकिंग में आपको आपको पता ही है कि रोज़ का आपका डीलिंग है, तो आपका ना जो स्टाफ है, आपके उस स्टाफ की जो सैलरी है उसका भी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। एक बात बताओ, कॉर्पोरेट बैंकिंग वाले मान लो अंबानी साहब हैं, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में फॉलो होते हैं, तो बड़े-बड़े 100-200 करोड़ है। अब वो थोड़ा ना बैंक में जाएँगे या अपना अकाउंटेंट को बोलेंगे, "भाई जाके बैंक में जाइए और मेरी पासबुक लगा दियो, भाई मेरे चेक लगा दियो।" क्योंकि वो कॉर्पोरेट बैंकिंग वाले हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग में ये सब नहीं होता भाई, वो बैकएंड ब्रांच होती है। तो रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, स्टाफ ज़्यादा रखना पड़ता है कि मेरा अकाउंट ख़राब हो गया, मेरे अकाउंट में कोई दिक्कत आ गई, मेरे अकाउंट से कोई चीज़ डेबिट हो गई, तो मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा, बोलूँगा भाई देखो दिक्कत आ रही है यार, तो उस मुझे मेरी सहायता करने के लिए एक स्टाफ होना चाहिए। तो स्टाफ की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्टाफ को आप रिक्रूट करो, उनका इंटरव्यू लो, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एडमिन कॉस्ट है, जो सैलरी होती है ना, वो एक एडमिन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो ये सब भी चीज़ें, तो ये सब आपके हो गए डिसएडवांटेज। तो ये हैं डिसएडवांटेज 4-5, इससे ज़्यादा बताओगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी समझ लेंगे, बोलोगे आई एम अ फ्रेशर, आप एज अ फ्रेशर आप बैंक पे जा रहे हो, और इससे ज़्यादा डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप कहने लग गए, तो उस सामने वाले को अपनी ना नॉलेज पर डाउट होने लग जाएगा, यार मैंने तो इतनी बैंकिंग की पढ़ाई नहीं करी, ये कौन सी वीडियो देख के आए हो। फिर आप बोलोगे कि हमने कायुशिन कैपिटल नामक एक चैनल को देखा था, क्योंकि देखो यार मैंने जो सीनियर से सीखा है मैं वही आपको सिखा रहा हूँ, और मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, मैं बैंक फ्रॉड्स के ऊपर मेरा बैंकिंग में इतना ज़्यादा ध्यान है कि बैंक में घुसते-घुसते मैं फ़ंड और फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फ़ंड मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन इन सब में भी घुस गया। तो मैं काफ़ी चीज़ों की मैं पढ़ाई करता हूँ, और मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक लाता रहूँगा। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।